怎么回事？我变成宋志威了。死后变成傅景阳也不了话的毛病。钦差大哥，我真的听不懂你在吗？ ड्रामे की शुरुआत फीमेल लीड सॉन्ग जियावे से होती है। ये टेम्पररी म्यूट है, इसे स्पीच डिसऑर्डर है। ये ठीक ठाक बोल लेती है, लेकिन जब इस पर प्रेशर आता है तो ये बोल नहीं पाती, म्यूट हो जाती है। ये वेडिंग क्लॉथिंग शॉप पर एज अ असिस्टेंट काम करती है। इसकी मैनेजर इससे खुश नहीं क्योंकि ये कुछ भी सेल नहीं कर पा रही। वो उसके मुंह पर पेपर मार कर कहती है कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम कुछ भी सेल नहीं किया तो सीधे यहाँ से निकल जाना। जैसा कि कहा था कि जब इस पर प्रेशर आता है तो ये बोल नहीं पाती, तो ये मैनेजर को पेपर नोट पर लिख कर कह रही है कि मैं बोल नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ, तुम मुझे सिर्फ इस वजह से निकाल नहीं सकती। उसका नोट पर मैनेजर गुस्से से हंस पड़ी और फाइल फेंक कर चली गई। तभी जियावे को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए 2 मिलियन का रिश्ता फिक्स किया है, जल्दी घर वापस आओ, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जियावे कोई जवाब नहीं देती तो डैड कहते हैं कि अचानक चुप क्यों हो गई, कुछ बोल क्यों नहीं रही, कहीं से फिर से बीमारी तो नहीं हो गई। जियावे कॉल कट कर देती है। तभी स्टोर मैनेजर उसे ब्राइडल ड्रेस देकर कहती है कि कपड़े बदलो, मेरे साथ कस्टमर लाने चलो। चेंज करने के बाद स्टोर मैनेजर उसे घसीट कर बाहर ले आती है और चिल्लाकर कहती है कि ये दुनिया का लिमिटेड ब्राइडल गाउन है जो डिस्काउंट प्राइस में सिर्फ 10 लाख का मिलेगा। एक लड़का आकर कहने लगता है कि वेडिंग ड्रेस 10 लाख का, ये तो काफी महंगा लग रहा है। मैनेजर जियावे को पुश करके उस लड़के से कहती है कि हाथ लगा के देख लो, खुद ही समझ जाओगे। जियावे घबरा जाती है। वो लड़का जियावे के स्लीव्स को टच करके कहता है कि ये गाउन तो वाकई कमाल का है, लेकिन कहीं ये फेक तो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं छू कर देख लूं। वो उसे अजीब तरह से टच करने लगता है, लेकिन जियावे पीछे हट जाती है तो वहाँ खड़े सभी लोग ड्रेस चेक करने की डिमांड करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लग्जरी कार आती है जिसमें से एक हैंडसम लड़का निकलता है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड फू जिंगयांग, फू ग्रुप का CEO। वो शॉप मैनेजर से कहता है कि ये ब्राइडल गाउन 10 मिलियन में मैं खरीद रहा हूँ। उसे देख जियावे थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर बताने लगती है कि मेरे सामने जो लड़का खड़ा है वो इस पूरे शहर की लड़कियों का सपना है। मैं भी उनमें से अलग नहीं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा लकी मैं हूँ क्योंकि मैंने उसे 10 साल पहले ही जान लिया था। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 10 साल पहले की बात है। जियावे क्लासरूम में बैठी होती है। उसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसे देख वो सोचती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मजबूर किया कि मैं गूंगी बन जाऊं ताकि गवर्नमेंट हेल्प मिले, लेकिन वक्त के साथ मैंने जाना कि मैं बोल सकती हूँ। वो बोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ फू यांग आता है और कहता है कि तुम बोल सकती हो। उसे देख जियावे घबरा जाती है। उसके हाथ से रिपोर्ट्स गिर जाते हैं तो फू यांग रिपोर्ट्स उठाकर उससे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। जब मैं अंधेरी जगह में होता हूँ तो मेरा दम घुटता है, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा स्पोक्स पर्सन बन सकता हूँ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जियावे मोबाइल में टाइप करके कहती है कि मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? फू यांग हाँ कहता है, जिसके बाद जियावे उसे काउंसलिंग के लिए एक जगह ले आती है जिसे देख फू यांग कहता है कि ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, तुमने ये जगह ढूंढी कैसे? तो जियावे कहती है कि इस ऐप से। यहाँ पर सारे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और सबसे अच्छी बात किसी को भी पता नहीं चलता मेरी कंडीशन के बारे में और ना ही कोई मजाक उड़ाता है। फू यांग उसके क्लोज जाकर ऐप को देखने लगता है। फिर क्या, नजरों से नजरें मिली। प्रेजेंट में फू यांग की मॉम वहाँ आती है। वो जियावे को देख कह रही है कि फू यांग, ये तो तुम्हारी हाई स्कूल वाली क्लासमेट है ना, यहाँ मिलना भी कोई छोटी बात नहीं, किस्मत है शायद, क्यों ना ये तुम्हारी और शिनगी की ब्राइड मेड बन जाए। जियावे लिख कर पूछती है कि शादी कब है तो मॉम शॉक्ड होकर कहती है कि तुम बोल नहीं सकती। फू यांग जवाब देता है कि नेक्स्ट सैटरडे। जियावे लिख कर कहती है कि सॉरी, नेक्स्ट सैटरडे मेरी भी शादी है और इमोशनल होकर सोचती है कि सॉरी फू यांग, उस दिन मेरी शादी नहीं, मैंने झूठ बोला सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकती। लगता है ये दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, अगर हाँ तो फिर अलग क्यों हुए, ये आगे देख पाएंगे।
फू यांग और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। ये फू यांग की होने वाली वाइफ है। ये जियावे से कह रही है कि मुझे तुम्हारा वेडिंग गाउन ट्राई करना है, क्या हम दोनों अपना ड्रेस एक्सचेंज कर सकते हैं? जियावे हाँ कहती है। ये इसे स्टोर के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ फू यांग थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। सोच रहा है कि शिनी वाले प्लान में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी उसका असिस्टेंट आता है, कहता है कि फू बॉस शादी पर शुरू होने वाली है, आप ज़रा देखें। फू यांग कहता है कि शिनी की तरफ से सब कुछ सही गया ना, सक्सेस मिलेगा या नहीं? असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाता है तो फू यांग उसे पकड़ कर कहता है कि अगर वो प्लान फेल हुआ तो तुम्हें मुझे लेकर भागना पड़ेगा। असिस्टेंट उसका हाथ खुद से दूर करके कहता है कि मिस्टर फू ऐसा मत करिए, लोग देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी फू यांग का बंदा बैड न्यूज लेकर आता है कि दुल्हन गायब हो गई। फू यांग बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो अपने बंदों से कहता है कि पूरा शहर छान मारो, उसे हर हाल में ढूंढ कर लाओ। उसने जो डिजाइनर ब्राइडल गाउन पहना हुआ है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है, ये है वो ब्राइडल ड्रेस, उसे जल्दी वापस ले आओ। ऑर्डर सुन सभी लोग ब्राइड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फू रिलैक्स होकर कॉफी पीता है तो एक घूंट लेते ही उसे जियावे की याद आती है, क्योंकि ये फ्लेवर उसका फेवरेट था। वो असिस्टेंट से कहता है कि शादी में ड्रिंक की जगह ये कॉफी रखवा दो। दूसरी तरफ जियावे शिनी का ड्रेस पहनकर उसका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ फू यांग के लोग आते हैं। उसके ड्रेस को देख वो उसे बॉस के फियांसे समझ लेते हैं। फिर क्या, वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जियावे परेशान चिल्लाकर कह रही है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया है। शिनी ने चालाकी से खुद को बचा लिया, ये फू यांग से शादी नहीं करना चाहती। फू यांग जियावे को पकड़कर वेडिंग हॉल में ले आते हैं। कहते हैं कि बॉस आपकी फियांसे मिल गई। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं। जियावे समझ जाती है कि शिनी ने शादी से बचने के लिए उसके साथ ड्रेस एक्सचेंज किया। फू यांग उसका हाथ पकड़ उसे स्टेज पर ले आता है। जियावे उसे समझाने लगती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। ओह नो, मुझे फिर से स्पीच डिसऑर्डर हो गया। जियावे कुछ तो बोलो। वो खुद को थप्पड़ मारने लगती है। तभी फू यांग उसे रोकता है, कहता है कि जब शादी से भाग रही थी तो बड़ी हिम्मत थी, अब क्या हुआ, गूंगी बन गई हो? ये शादी दो खानदानों का फैसला है, तुम अकेले कैसे मना कर सकती हो? ये सुन जियावे सोचती है कि क्या फू यांग भूल गया 10 साल पहले हम क्लासमेट्स थे। फू यांग उसका हाथ थाम कर ले जाता है। जियावे को स्पीच डिसऑर्डर हो गया, ये बोल नहीं पा रही और ना ही समझा पा रही है। ना चाहते हुए भी ये फू यांग से शादी कर लेती है। दोनों की शादी की तस्वीरें हर जगह वायरल हो जाती हैं। दुल्हन को देख फू यांग की मॉम कहती है कि तुम कुछ भी कह लो, मैं इस फेक लड़की को फू फैमिली का हिस्सा बनने नहीं दूंगी। फू यांग कहता है कि मीडिया सब रिपोर्ट कर चुकी है, ये बात अब पूरी तरह से फैल चुकी है, अब कुछ नहीं बदल सकता, चाहे आप मानो या ना मानो, अब वो मेरी वाइफ है। मॉम गुस्से से उठ पड़ी, ये कहकर चली गई कि ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। फू यांग जियावे को बिठाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट फाइल देकर कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। जियावे नहीं करती, वो मुंह फेर लेती है तो फू यांग कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें 30 मिलियन दे सकता हूँ, तुरंत तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सुन जियावे को अपनी मॉम की बात याद आती है, उन्होंने पैसों के लिए इसकी शादी फिक्स कर दी थी। जियावे फौरन से कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन कर देती है। फू यांग पूछता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स नहीं पढ़े? जियावे ना कहती है तो फू यांग बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम खुद से ये शादी नहीं तोड़ सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो पेनल्टी 1 बिलियन युआन होगा। ये सुन जियावे शॉक्ड रह गई। फू यांग कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर चला गया। लड़की पूरी तरह से फंस गई। 3 साल बीत जाते हैं। फू यांग शादी के फौरन बाद अब्रॉड चला गया। जियावे फू हाउस में अकेली रह गई। फू यांग की मॉम और उसकी सिस्टर ने जियावे को फू फैमिली का मेंबर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो बस इसे फू यांग से दूर करना चाहते हैं। मॉम कहती है कि इस बार फू यांग को मेरी बात सुननी ही होगी, अब वक्त आ गया है इन्हें डिवोर्स लेने का। ये सारी बातें सुन जियावे अपसेट होकर फू यांग की तस्वीर को देख कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए 3 साल तक चुप्पी सही, मेरे सारे सपने टूट चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इन सब से पीछे हटने का।
तभी पीछे से कोई उसे डंडा मारकर किडनैप कर लेता है। फू यांग जब घर वापस आता है तो देखता है कि जियावे वहाँ नहीं है। वो डिवोर्स पेपर देख कहता है कि ये क्या, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने डैड से बात की, उन्हें मनाया और अब वो मुझे डिवोर्स की धमकी दे रही है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।